तो वेरी गुड इवनिंग बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सर्ट विद सीए हेमंत। सो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी रिलेटेड टू सप्लाई। होप सो आप लोग जो है आप लोगों ने रिवाइज किया होगा उसको। ठीक है। सो दोस्तों, यस, लास्ट सेशन में हमने जो जो डिस्कशंस किए थे ना, ठीक है, उसका एक क्विक रिकैप अपन करते हैं सबसे पहले। और उसके बाद दोस्तों, ओके, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा था कि सर सप्लाई क्या होता है। सप्लाई में हमने कहा था व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द सप्लाई। हमने सेक्शन 7 डिस्कस किया था दोस्तों, जीएसटी में किस चीज को सप्लाई माना जाएगा। ओके। तो हमने कहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज जो है, ओके, कोई पर्टिकुलर सर्विस या गुड्स आपने सेल आउट किया है, ओके, कोई इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, ओके, और गुड्स और सर्विस किया है, ओके, यहाँ पे और कंसिडरेशन के लिए किया है, उसको सप्लाई माना जाएगा। ओके। तो what are the main elements of supply that is in course or furtherance of business that is for consideration of the goods and services। फिर हमने देखा था कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे कि इस फॉर्म में आप सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन किया था दोस्तों। अगर आपको चेक करना है कोई पर्टिकुलर चीज सप्लाई है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है दोस्तों, अगर किसी के ऊपर जीएसटी चार्ज करना है तो उसको सप्लाई होना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात। अगर कोई पर्टिकुलर चीज दोस्तों सप्लाई होगी तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है। तो सप्लाई का एग्जांपल दिया होता सेल, ट्रांसफर, बाट एक्शन, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दोस्तों काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था ये सब चीजें। अब हमने कहा था कि देयर शुड बी ना कंसिडरेशन होना चाहिए और दूसरा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर हमने कहा था कि सर सेल्स क्या होता है। फिर हमने कहा था कि जी बार्टर क्या होता है। ओके। फिर लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल क्या होता है। फिर हम कंसिडरेशन पे आ गए थे दोस्तों। कंसिडरेशन के बारे में बोला गया समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो अभी रिटर्न में मिलना चाहिए। तो सर हमारे पास इंडस्ट्री का कुछ डाउट्स आया था, जिसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ क्लैरिटी दिया था, वो हमने क्लैरिफिकेशंस डिस्कस किए थे। दैट इज डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यू, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन। ओके। नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। तो हमने कहा था कि भाई डोनेशन अगर कोई रिसीव करता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द डोनर और उसके बदले में यदि कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं है, ओके, डोनर की फ्रॉम द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो आर्ट वर्क जो आर्टिस्ट गैलरी में एग्जीबिशंस के लिए सेंड करते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीएसटी तब आएगा, ओके, जब कोई पेंटिंग को पसंद करता है दोस्तों और वहां पे, ओके, पेंटिंग सेल आउट होती है तो जीएसटी आएगा। नो क्लेम बोनस, अगर इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस देती तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप क्लेम मत करें। ठीक है। तो उसके लिए उसको भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फिर दोस्तों उसके ऊपर में हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था। फिर हमने कहा था गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका पेमेंट कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन है और पर्पस फिलेंथ्रोपिक है, दैट इज लीड्स टू नो कमर्शियल गेन एंड नॉट एन एडवर्टीजमेंट। तो उस पे, ओके, यहाँ पे उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फिर ये आर्ट वर्क वाला दोस्तों एग्जांपल आ गया था। ओके। फिर मैंने इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हमने कहा था कोई भी ट्रेड प्रोफेशन, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, ठीक है, एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी देयर टू सेम नेचर, नो वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, सप्लायर एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग capital goods and service in connection with commencement closure, provision of facility by club, admission for a consideration to any premises, service as a holder of office, activity of a race club, including the by way of totalizer, license of bookmaker, activity of license bookmaker in such club and like services। दोस्तों ये सब को इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ऋषभ कार, मणिकर्णिका ने कुछ पुरानी ज्वेलरी भेजी, सुंदरम आचार्य ने अपने पेंटिंग बेच के ज्वेलरी उसका पैसा डोनेशन कर दिया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में। फिर हमने रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का एग्जांपल देखा। फिर ये एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस और टोटलाइजर वाले का एग्जांपल देखा। फिर दोस्तों हम लोग इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे आ गए थे। हमने कहा था कि अगर आपने फॉरेन कंट्री से कोई सर्विस अवेल करी है, ओके,
हमने कहा था कि अगर आपने फॉरेन कंट्री से कोई सर्विस अवेल करी है, ओके, यहाँ पे, तो वो चाहे आपके रिलेटेड टू बिजनेस हो या ना हो, उसको भी जो है सप्लाई माना जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जो प्रिंसिपल हमारा डिस्कशन था, सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी? पहली बार, सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिर हमने कहा था कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल अदर देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन। ओके। फिर हमने कहा था इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, दैट इज क्लॉज बी। ठीक है। जिसमें हम लोग नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था। जैसे मिस्टर आर ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो कि एक फॉरेन कंपनी, तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस दोस्तों, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फिर हमने एक एग्जांपल देखा था जहां पर उन्होंने न्यूयॉर्क से आर्किटेक्ट की सर्विसेज ले रखी थी अपने पर्सनल काम के लिए। ठीक है। तो उसको सेक्शन 7(1)(b) में सप्लाई माना जाएगा, भले वो नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ठीक है। तो दोस्तों आज हमको फ्लैश डिस्कशन करना है, दैट इज सेक्शन 7(1)(c). दोस्तों अभी तक जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, दैट इज अपॉन दी, ओके, यहाँ पे सप्लाई का डेफिनेशन। दोस्तों हमको सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा, जीएसटी के जो दरवाजे हैं दोस्तों, जीएसटी का जो टैक्सेबल इवेंट है दोस्तों, वो क्या है? दैट इज सप्लाई। अगर कोई चीज सप्लाई है, इसका मतलब, ओके, यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। और कोई चीज अगर सप्लाई नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि दिस इज अ प्राइमरी टैक्सेबल इवेंट। दोस्तों समझ में आई मेरी बात? चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच, अभी देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या दिखा कि अगर कोई चीज सप्लाई है, अगर किसी चीज को सप्लाई बनना है, तो हमको ये समझ में आ गया कि उसपे कंसिडरेशन का एलिमेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये देखिए ना, ऊपर मैंने आपको समझाया था यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई में। ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई मैंने बोला था कि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और दूसरा फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। अब मैं कुछ आपको ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि आपके, ओके, पैरा नंबर 1 से लेके 4 तक, शेड्यूल 1 जो सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो शेड्यूल 1 है, उसमें स्पेसिफाई किया गया है। ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात, अब ये कुछ ऐसे सप्लाई हैं जिसको आपने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, मतलब अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया है, तो भी उस केस में, ओके, उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। सर इसका मतलब, सर ये मैं फ्री में करूंगा तो क्या सर तब भी जीएसटी आएगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस। दोस्तों ये ऐसे ट्रांजेक्शन है, ओके, जहां पे आपने भले ही, ओके, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया होगा, तब भी जीएसटी आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वो लिखते हैं जी परमानेंट ट्रांसफर। वो क्या लिखते हैं जी? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑफ। दोस्तों आईटीसी का मतलब समझ रहा होगा आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आपने जब परचेस करते हैं कोई सामान, ठीक है, बिजनेस एसेट, अगर बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल गुड्स या नॉर्मल गुड्स परचेस करते हैं, ओके, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं अगर आप गुड्स उस गुड्स का, ओके, या सिमिलर नेचर की सर्विसेज का फर्दर सप्लाई का काम करते हैं। अगर आपने बिजनेस एसेट को बेचा है, परमानेंट ट्रांसफर किया, अपनी बुक से आउट किया है, जिसमें आपने आईटीसी अवेल किया था, तो उसको भले आप फ्री ऑफ कॉस्ट परचेस करेंगे दोस्तों, सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने सेल किया होगा, तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा। अब ये ऐसे कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, आपने उस फर्नीचर बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, अपने यहाँ कुछ एसेट्स बना रखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एसी परचेस किया था, ठीक है, अपने शोरूम में लगाने के लिए, ठीक है, आपने कुछ फर्नीचरिंग का काम करवा रखा था, ठीक है। अब जब आपने एसी परचेस किया था तो बिजनेस यूज के लिए परचेस किया था, कस्टमर्स के लिए परचेस किया था, तो आपने उसके ऊपर इनपुट टैक्स रेट अवेल किया था। समझ में आई? क्योंकि आप जो है बिजनेस का डेफिनेशन में एंसिलरी और इंसिडेंटल टू भी जो चीजें होती है वो भी आती है। अब अगर आप उस एसी को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो भी उसकी जीएसटी आएगी। सर लेकिन मैं तो फ्री कर रहा हूँ, किस वैल्यू पे जीएसटी आएगी? दोस्तों, फेयर मार्केट वैल्यू, समझ में आई मेरी? अगर आपने बिजनेस एसेट का रिटार्डेशन किया है, ओके, बिजनेस से उसको रिटायर कर दिया है और बेच रहे हैं, ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बेचा होगा। और अगर आपने उस पर आईटीसी अवेल किया होगा, ओके, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अगर आप जो है, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज का, ओके, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25। दोस्तों ये क्या चीज है, ये हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा कि जीएसटी नंबर हमेशा पेन वाइज मिलता है, ठीक है। अगर आप छत्तीसगढ़ में एक जीएसटी नंबर ले रखे हैं, अपने एक जीएसटी नंबर महाराष्ट्र में ले रखा है, अपने एक जीएसटी नंबर अपने एक जीएसटी नंबर जो है वो उड़ीसा में ले रखा है, ठीक है। आपने एक जीएसटी नंबर उड़ीसा में ले रखा है, आपने एक जीएसटी नंबर गुजरात में ले रखा है, ठीक है। तो वो यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपने जो है, ओके, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स किया, मतलब आपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में सामान पर भेजा है अपना, ठीक है, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि भले वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। दोस्तों, ये रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, ये हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द सेक आप इसको एक बार समझ लीजिए बस, ठीक है, कि रिलेटेड पर्सन का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई सामान फ्री में ट्रांसफर कर दिया, ओके, तो उसको भी सप्लाई ट्रीट किया जाएगा अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अगर मान लीजिए आपके पास दो जीएसटी नंबर है, आपने, ओके, एक जीएसटी नंबर से या एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, आपने दूसरे स्टेट में कोई सामान भेज रखा है, तो उसको भी दोस्तों यहाँ पे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा एज पर सेक्शन 25 मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन उन्होंने बोला गिफ्ट अप टू 50,000 बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर 50,000 रुपीज का एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया होगा, ओके, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल लोड मत लेना, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वो कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों सर्विस नहीं है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ऊपर हमने जो पढ़ा था दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द रिलेटेड पर्सन, ओके, एंड डिस्टिंक्ट पर्सन जो होगा, ओके, उसको इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया होगा तो उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को देता है या एजेंट प्रिंसिपल को देता है, ओके, तो उस केस में उसको भी, अगर गुड्स होगा, सर्विस नहीं दोस्तों, सर्विस के केस में कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, गुड्स की बात हो रही है, ओके। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडियन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई, ओके, सर्विसेज फॉरेन से वेल करी, दोस्तों याद है हमने अभी पढ़ रहे थे, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया गया है तो कंसिडरेशन होना जरूरी है, भले वो इन बिजनेस के कोर्स में हो या ना हो। लेकिन पैरा 4 शेड्यूल 1 ये कहता है कि अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट कर रखी है फ्रॉम अ पर्सन आउटसाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके, यहाँ पे उसको भी सप्लाई माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो होता क्या है ना, अब मान लीजिए कि भाई आपने सपोज लीगल सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, ठीक है, आपने जो है, ओके, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ टेक्निकल कंसल्टेंसी लिया, ठीक है। अब मान लो आपका सॉफ्टवेयर का काम है दोस्तों, आपकी जो अर्निंग आती है वो सारी सॉफ्टवेयर से आती है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से टेक्निकल सपोर्ट ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं, तो सेल्स तो हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आपको टैली परचेस करना था अपने बिजनेस के लिए, आपने फॉरेन कंट्री से वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर दैट इज टैली अगर आपने परचेस कर लिया, तो आप कहेंगे जी मैं तो सर्विस ले रहा हूँ, मैं कौन सा गुड्स ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं आएगा, मैं तो पेमेंट कर ही नहीं रहा हूँ। तो बाद में आपने किसी के अकाउंट से पेमेंट करा दिया। तो उनका ये कहना है कि अगर आपने बिजनेस से रिलेटेड,
ओके सर्विस अवेल करी होगी फॉरेन कंट्री से, तो भले फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करी होगी बट उसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। दोस्तों ये ना सेपरेट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बोलिए परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑफ supply of goods and services between the related person or distinct person as specified in section 25 made in course or furtherance of business, gift up to 50,000 rupees by employer to employee, okay, not to be treated as a supply of goods and services, supply of goods by the principal to agent, agent to principal, okay, import of services। अब देखिए इसका explanation है उसको। Permanent transfer of business asset on which ITC has been availed of, if three conditions are satisfied it would be supplied। अब देखिए नीचे में एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ उसका लॉजिक क्या है। देखिए ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस विल क्वालिफाई द सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑफ बाय द ध्रुव। चलिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपके फ्रेंड को ना एक लैपटॉप चाहिए था, ठीक है, आपके फ्रेंड को एक लैपटॉप चाहिए था, तो आपने अपने फ्रेंड को बोला देख अगर तू जाएगा ना सीधा सीधा मार्केट में और लैपटॉप परचेस करेगा, तो तू तो B2C है, मतलब तू तो कंज्यूमर है, तेरे पास तो जीएसटी नंबर है नहीं, ओके, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा लैपटॉप के ऊपर में वो तो तेरा लॉस्ट हो जाएगा। देख तेरे को क्या मतलब है, तेरे को मतलब ये है कि तेरे पास लैपटॉप का ओनरशिप होना चाहिए, तेरे को लैपटॉप चाहिए और मुझे सिर्फ आईटीसी चाहिए। तो हम लोगों ने एक टैक्स प्लानिंग कर ली। मैंने क्या किया, वो लैपटॉप को अपने शॉप के जीएसटी नंबर पे परचेस कर लिया और लैपटॉप को मेरे शॉप के जीएसटी नंबर में परचेस करने के बाद मैंने उसका अपने जीएसटी का रिटर्न डाला और उस पर उसकी आईटीसी अवेल कर ली। दुकानदार को मैंने बोला ये मेरा बिजनेस एज अ बिजनेस एसेट ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, देख ध्रुव या जो भी फ्रेंड जिसके जिसके बिहाफ देख तेरे को लैपटॉप चाहिए था ना, एक काम कर तू मेरे को कैश में पैसे ला के दे दे, ठीक है, और ये लैपटॉप तू ले जा, मैं इसका इनवॉइस तेरे को दे देता हूँ, मैंने तेरे को जीरो रुपीज की इनवॉइसिंग तेरे को कर देता हूँ, इससे तेरे को डीओटी भी मिल गया, मेरे को जीएसटी भी मिल गया, ओके, और मेरा फायदा भी हो गया। तो डिपार्टमेंट कहता है बेवकूफ समझ रखा है क्या हमको, डिपार्टमेंट कहता है जी हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने। हमने इसीलिए कहा कि अगर अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐसे बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर किया जिसके ऊपर आपने आईटीसी अवेल कर रखा है दोस्तों, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन देखो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन कौन सा, ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट जो होगा, ओके, वो होना चाहिए। दूसरा डिस्पोजल जो होगा दोस्तों दैट शुड बी परमानेंट डिस्पोजल। कैसा होना चाहिए, परमानेंट डिस्पोजल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, परमानेंट डिस्पोजल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, परमानेंट डिस्पोजल होना चाहिए। देखो ध्यान दो, अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है। ध्रुव गिव्स ओल्ड लैपटॉप बीइंग यूज्ड इन हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई प्रोवाइडेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑफ बाय द ध्रुव ऑन सच लैपटॉप, ठीक है। अभी देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है। अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर द मोटर vehicle free of cost, ITC on said motor vehicle is blocked, the transaction will not constitute supply as the condition of availment of ITC on business asset is not fulfilled। दोस्तों हम लोग जब आईटीसी टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीजों का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते जो कि सेक्शन 17 में ब्लॉक्ड क्रेडिट है। ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब कुछ चीजों का आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है। उसमें एक एग्जांपल है मोटर व्हीकल, ठीक, मतलब अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है तो आप उसका आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ में आई दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट, पहला उन्होंने बोला परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑफ। अगर आपने जो है बिजनेस एसेट्स को रिटायर्ड कर दिया है, बिजनेस से किसी को बेच दिया है, ₹0 का इनवॉइसिंग किया है दोस्तों, उस केस में भी आपके ऊपर जीएसटी आए। चलिए अब बड़ा ही हॉट टॉपिक दैट इज सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टेंट पर्सन। देखो अगर देखो दो चीजें हैं इसमें दोस्तों, ओके। पहला उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, दैट इज रिलेटेड पर्सन, और दूसरा वर्ड उन्होंने लिखा है डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि अगर एक पर्सन रिलेटेड है दूसरे पर्सन से, ठीक है,
अगर एक रिलेटेड पर्सन दूसरे रिलेटेड पर्सन को कुछ चीज सप्लाई कर रहा है जिसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन उसको तब भी सप्लाई माना जाएगा। तब भी उसको सप्लाई माना जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए, इंक्लूडिंग पर्सन इंक्लूडिंग द लीगल पर्सन हुआ डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, इफ किस किन 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 लोगों को रिलेटेड पर्सन माना गया है। अगर ये पर्सन आपस में एक दूसरे को भी कोई चीज ट्रांसफर करते हैं इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको सप्लाई माना जाएगा, भले फ्री ऑफ कॉस्ट। सच पर्सन और ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वंस अनदर बिजनेस, अगर आपके बिजनेस की कोई ऑफिसर है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी का कोई सीईओ है, या आपकी कंपनी का कोई डायरेक्टर है दोस्तों, या आपकी फर्म का कोई पार्टनर है, अगर उन्होंने आपको कोई गुड्स बेचा है, ठीक है, तो ओके, या आपने उनको कोई गुड्स दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। अब जी ये स्कीम तो बड़ी अच्छी है, ये स्कीम तो बड़ी अच्छी है। कैसे अच्छी है सर? मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टर को, ओके, मेरा जो काम है वो मैं मेरा कैब बिजनेस है दोस्तों, ठीक है, मेरा कैब बिजनेस है। मैं जो है, ओके, यहाँ पे कैब सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लोगों को रेंट में कार देता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्टर को अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना था मेरी कंपनी के, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टर को बोला जी आपसे मैं पैसे थोड़े ना लूंगा, आप तो मेरे रिलेटेड पर्सन हो, आप तो मेरी कंपनी के लिए इतना मेहनत करते हो, तो मैंने अपने डायरेक्टर को फ्री राइड प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया दोस्तों? फ्री राइड। फ्री राइड टू द डायरेक्टर, मैंने अपनी कंपनी के डायरेक्टर को फ्री राइड प्रोवाइड कर दिया। आंसर इज क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस सर, जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा सर जीएसटी? जीएसटी इसलिए लगेगा मेरे भाई क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि आप ऐसे लॉ का मिसयूज नहीं कर सकते। समझ में आई मेरी बात? तो अगर कोई ऑफिसर या डायरेक्टर है आपके बिजनेस का, दैट इज द रिलेटेड पर्सन, अगर आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कोई सर्विसेज या गुड्स सप्लाई किया है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, अगर वो पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर है एक दूसरे के, ठीक है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब समझ पा रहे हैं दोस्तों? दिस ऑल आर द प्रिवेंटिव मेथड्स which are deployed by the person to evade the GST liability। दोस्तों आप सोचिए ना, ये सब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे मनी इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, लेकिन गुड्स का फ्लो होगा। आपने इनपुट सर्विसेज अवेल करी होगी, ठीक है, आपने जब इनपुट सर्विसेज अवेल करी होगी बिजनेस में, सपोज आपने फ्री राइड प्रोवाइड करा, तो फ्री राइड प्रोवाइड करने के लिए आपने जो कार परचेज किया होगा दोस्तों, ड्राइवर लिया होगा, ओके, आपने कोई बहुत सारी इनपुट सर्विसेज ली होगी, सबका आपने इनपुट टैक्स रेट अवेल किया होगा। और अगर ये क्लॉज नहीं होता तो लोग अपने रिलेटेड पर्सन को, ओके, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर देते, उधर से आईटीसी ले लेते, इधर से जीएसटी पे नहीं करते। तो उन्होंने बोला ना, ऐसा नहीं चले। उनका ये कहना है जी, अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन को कोई चीज सप्लाई किया है, अगर आपने गुड्स सप्लाई किया है, सर्विसेज सप्लाई किया है, तो भले वो डायरेक्टर आपका है, लेकिन जीएसटी तो देना पड़ेगा दोस्तों, जीएसटी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर्स ऑफ वंस अनदर बिजनेस, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, such person are employer and employee, a third person control owns hold directly indirectly more than 25% voting share in both of them। मतलब ए और बी है, सी पर्सन है, अगर सी ए और बी में 25% का वोटिंग पावर ओन करता है, तो उस केस में ये भी आपस में क्या माने जाएंगे दोस्तों? रिलेटेड माने जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? ओके सर। वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू अदर, ठीक है। अगर कोई एक पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे को कंट्रोल करता हुआ, थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, ठीक है। जैसे कि ए जो है, इसके पास 51% स्टेक है बी कंपनी का, तो वन पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर्स, वो दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। या मान लीजिए ओके, ए और बी कंपनी को
इसके पास 51% स्टेक है, तो सी कंट्रोल कर रहा है, तो उस केस में इसको भी रिलेटेड माना जाएगा। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। फैमिली मतलब नीचे लिखा होगा, वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर ऑफ अदर। दोस्तों रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन को बड़ा ही ध्यान से पढ़ना। अगर कोई आपका सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनर है दोस्तों, तो उस केस में भी उसको रिलेटेड माना जाएगा। ओके, सो बहुत सारी चीजें पढ़ी। अगर कोई पर्सन किसी के बिजनेस का डायरेक्टर है, ओके, ऑफिसर है, तो उसको रिलेटेड माना जाएगा। अगर वो लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर है तो उसको रिलेटेड माना जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है तो उनको रिलेटेड माना जाएगा। ओके, कोई थर्ड पर्सन कंपनी का 25% वोटिंग पावर होल्ड करता है तो वो आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। ओके, तो एक पर्सन दूसरे में 51% स्टेक होल्ड करता है तो आप रिलेटेड माना जाएगा। एक थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल करता है, रिलेटेड माना जाएगा। ओके, दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं तो रिलेटेड माने जाएंगे। ओके, दे आर सेम फैमिली मेंबर। और एक जो है उसका सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या कंसेशनायर होगा, तो उस केस में उसको भी रिलेटेड माना जाएगा। जैसे कि मिस प्रिया होल्ड 30% शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। जो मिस प्रिया है, ठीक है, ये मिस प्रिया है, ठीक है, मिस प्रिया जो है, ओके, एबीसी लिमिटेड का 30% शेयर होल्ड करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिमिटेड में 35% शेयर होल्ड करती है। तो मुझे बताइए यहाँ पर प्रिया इज रिलेटेड टू बोथ द कंपनीज। समझ में आई मेरी बात? और एबीसी लिमिटेड इज आपस में रिलेटेड है, वही बोला ना। ये देखिए इन्होंने क्या बोला, यहाँ ने बोला थर्ड पर्सन कंट्रोल ओन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 25% ऑफ वोटिंग शेयर इन बोथ ऑफ देम, और वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर्स। तो अगर प्रिया जो है, ओके, 35% और 30% शेयर होल्ड करती है एबीसी लिमिटेड एक्स में, तो इन दोनों आपस में रिलेटेड। मतलब अगर एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड को फ्री ऑफ कॉस्ट, एबीसी लिमिटेड अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मतलब गुड्स या सर्विसेज देगा, तो उस केस में जीएसटी आएगा। मैं एग्जांपल आपके लिए डायग्राम बहुत अच्छे से बना देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सपोज ये एक मिस प्रिया है, ठीक है, ठीक है। मिस प्रिया जो है एक्स वाई जेड लिमिटेड में 35% वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है, होल्ड करती है, ठीक है। और एबीसी लिमिटेड 30% वोटिंग पावर होल्ड करती है। तो इस केस में, ओके, कॉमन होल्डिंग है दोस्तों इन कंपनीज के बीच में, तो इन दोनों को जो है, ओके, आपस में रिलेटेड माना जाएगा। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? ये दोनों कंपनी, ठीक है, ये दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड मानी जाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। Q Limited has deciding role in corporate policy, operation, management, quality control of R Limited. Q Limited जो है, ओके, कॉर्पोरेट पॉलिसी से रिलेटेड, ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड डिसीजन लेता है आर लिमिटेड का। तो ये बोला जा सकता है कि Q Limited एंड कंट्रोल्स आर लिमिटेड एंड हेंस Q Limited एंड आर लिमिटेड आर रिलेटेड पर्सन। दोस्तों किसी कंपनी का आप पॉलिसी कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रिलेटेड पर्सन। अब यहाँ पर अगर मैं बोला जैसे ये लोग रिलेटेड बन गए, तो यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड ने सपोज अगर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स गुड्स सोल्ड किया, ओके, अगर उन्होंने कोई फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स सोल्ड किया, तो उस केस में भी, ओके, जीएसटी आएगा, ठीक है। अब चलिए डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है दोस्तों, हमने कहा सबसे पहले रिलेटेड पर्सन। अब हमने जो डिस्कस किया ऊपर, उसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पर्सन रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ रहा है और उसने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई सामान बेचा होगा, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट बेचा होगा, तो भी जीएसटी आएगा, तो भी सप्लाई माना जाएगा। अब वैसे यहाँ पे बोला गया डिस्टिंक्ट पर्सन। दोस्तों डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पर्सन।
अंडर जीएसटी फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ईच स्टेट द पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट। अब देखिए देयर में बी द सर्टेन सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन नंबर वन, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में ही आपने दो जीएसटी नंबर ले रखा है, रजिस्ट्रेशन वन रजिस्ट्रेशन टू। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन वन से रजिस्ट्रेशन टू में, अगर आपने रजिस्ट्रेशन वन से रजिस्ट्रेशन टू में जो है ओके कुछ अगर सामान ट्रांसफर किया होगा जिसपे आपने ओके यहाँ पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट किया होगा तो भी उसमें जो है उसको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब सिचुएशन टू, ये आपकी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठाया हुआ है दोस्तों। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है इन दिल्ली, उसकी आप उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस का है दिल्ली, उसकी ब्रांच ऑफिस है वेस्ट बंगाल, इनको भी डिस्टेंट माना जाएगा। दोस्तों डिस्टेंट पर्सन सेक्शन 25 के हिसाब से बोला गया। इसका मतलब अगर आप ओके यहाँ पे एक स्टेट में अगर दो जीएसटी नंबर है आपके पास में तो आप दोनों को डिस्टिंक्ट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। सिचुएशन टू, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह है, ब्रांच ऑफिस दूसरे जगह है, तो भी आप लोग को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, मतलब डिफरेंट पर्सन माना जाएगा। अगर रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को कोई सामान भेजता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसका भी जीएसटी का इनवॉइसिंग होगा मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। दोस्तों वैल्यूएशन चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब डाउट्स जो आपके मन में आ रहे हैं ना, मैं बिल्कुल जान रहा हूँ। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी है ओके जिसके लिए मन नहीं मान रहा होगा कि ऐसा भी होता है, बट होता है, आगे समझ में आएगा। देखिए मोहन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। मोहन जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ओके वो दिल्ली में है। He has obtained registration in the state of West Bengal in respect of newly opened branch office. Okay. Mohan's registration under GST under same PAN in West Bengal and Delhi shall be treated as distinct person. Okay. तो यहाँ पे उन्होंने अपनी हेड ऑफिस खोल रखी है दिल्ली में, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा। और उन्होंने एक ब्रांच ऑफिस खोल रखी है वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल में भी जो है ओके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, तो दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अगर कोई गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस जो है ओके यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो ब्रांच ऑफिस को भेजता है तो उस केस में जीएसटी चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, मैं मतलब बस आपसे एक जस्ट एक चीज समझना चाहता हूँ, मतलब आप लोग इस चीज का जवाब दे पाते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा नियम क्यों बनाया है गवर्नमेंट ने, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन क्यों ट्रीट किया जाता है? दोस्तों जीएसटी जब आया था तो आपको पता होगा कि पर्सन क्या था, लॉजिक क्या था जीएसटी का, स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। मतलब क्रेडिट का कहीं भी ब्लॉकेज मत हो, सीमलेसली फ्लो होता रहे। दोस्तों आप सोचिए अगर कोई पर्सन, ठीक है, जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में और दो सेपरेट जीएसटी नंबर है, ठीक है। दोस्तों हर स्टेट में जीएसटी नंबर लेना पड़ता है क्योंकि हर स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ये कोई सेंट्रल टैक्स तो है नहीं, क्योंकि ये तो मल्टी मॉडल टैक्सेशन सिस्टम है ना, जहां पर सेंट्रल और स्टेट जो है ओके दोनों मिल के जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो आपने जब जीएसटी का रजिस्टर्ड आपका हेड ऑफिस अगर दिल्ली में होगा, सपोज आपने कोई सामान दिल्ली से परचेस किया तो आपके ऊपर जो टैक्स लगा होगा दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब वेस्ट बंगाल की ब्रांच से अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली से उसको मूव कर दिया वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में आप उस सामान को अगर बेचना चाहते हैं, अगर उस वेस्ट बंगाल में आप उस सामान को बेचना चाहते हैं, तो अब मेरे को बताइए क्या वहां पे आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में इनपुट का सेट ऑफ मिलेगा क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्योंकि आपके पास अगर दिल्ली होगा तो दिल्ली में आपके पास आईटीसी के नाम पे क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा मोदी गवर्नमेंट के पास है, एसजीएसटी का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के पास में। और यहाँ पे आपके ब्रांच ऑफिस से जब बिक रहा है तो आउटपुट टैक्स में सी और एसजीएसटी आ रहा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आपने सीजीएसटी का क्रेडिट था उसको दिल्ली के सीजीएसटी से चलो एक बार सेट ऑफ कर लोगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट एसजीएसटी कैसे सेट ऑफ करोगे? और कंसिक्वेंटली सेट ऑफ नहीं मिलेगा तो दाम बढ़ जाएंगे गुड्स के। समझ में आ रही मेरी? चलिए सिचुएशन थ्री क्या है?
अगर देखो, तीन सिचुएशन में डिस्टिंक्ट माना जाता है। पहला, एक स्टेट दो रजिस्ट्रेशन, दो स्टेट दो रजिस्ट्रेशन। और तीसरा, दो स्टेट एक रजिस्टर्ड है और दूसरा अनरजिस्टर्ड है। मान लीजिए आपका एक रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में और आपका एक लिकर शॉप है उत्तराखंड में, ठीक है। आपने महाराष्ट्र से कोई सामान उत्तराखंड में बेचा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये प्रोविजन नहीं होता कि फ्री ऑफ कॉस्ट बेचने पे हमने जीएसटी नहीं लगाना, अब आप सोचिए दोस्तों, आपकी दारू की दुकान है उत्तराखंड में, अब दारू पे तो जीएसटी है नहीं। ओके, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में जीएसटी नहीं है। अब हुआ क्या, मस्त जो है रेस्टोरेंट था आपका महाराष्ट्र में, आपने कुछ डिश, ठीक है, कुछ लाइट ब्रेकफास्ट या कुछ समथिंग जो है, ओके, आपने अपने लिकर शॉप में भेज दिया, ठीक है। वहां के लोग बढ़िया कंज्यूम कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका जो रेलेवेंट टैक्सेशन था जब आपने वो सामान यहाँ पर परचेस किया होगा महाराष्ट्र में, तो उसका आईटीसी जो है, ओके, यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में होगा। वो मिलना किसको चाहिए था, उत्तराखंड को। कंजम्पशन जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। समझ में आई मेरी? गुड्स का जहां पे कंजम्पशन होगा वहां पे जीएसटी आए। चलिए कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, Rishabh Enterprises, a registered supplier, owns air-conditioned restaurant in Virar, Maharashtra. It has opened a liquor shop in Raipur, Uttarakhand, for trading of alcoholic liquor for human consumption. Since the supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is non-taxable supply, Rishabh Enterprises is not required to obtain the registration with respect to same in the Uttarakhand. In this case, air-conditioned restaurant in the Maharashtra and liquor shop, though unregistered, in Uttarakhand shall be treated as establishment of distinct person and supply by Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in course or furtherance of business even without consideration will qualify as a supply. समझ में आई मेरी बात? देखिए नेक्स्ट, दोस्तों है स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर. This being the usual practice in the business line where stocks are transferred between the factory to shop and vice versa, this will qualify as a supply if different location with separate registration of same legal entity, है ना, and establishment of distinct person. अगर आपने अपने ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस या हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस स्टॉक का मूवमेंट किया होगा, ओके, यहाँ पे तो उसको सप्लाई माना जाएगा। अगर दो सेपरेट जीएसटी नंबर होगा या दो सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट होगा डिफरेंट स्टेट्स में दोस्तों। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, रघुवीर फैब्रिक्स ने 1000 शर्ट अपने फैक्ट्री जो लखनऊ में है, ओके, लखनऊ में, टू हिज रिटेल शॉप इन दिल्ली so that the same can be sold from there. The factory and the retail showroom of the Raghuveer Fabrics are registered in the state where they are located. Although no consideration is charged, supply of goods from factory to retail shop constitute the supply. देखिए रजिस्टर्ड लखनऊ की फैक्ट्री है, वहां से अगर कुछ स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है टू द रजिस्टर्ड दिल्ली शोरूम, तो उस केस में उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। सर लेकिन मेरा एक डाउट है, वो तो फैक्ट्री है और फैक्ट्री से सामान तो शोरूम में आएगा ही दोस्तों, फिर उसको सर सप्लाई क्यों, स्टॉक ट्रांसफर को भी अगर सप्लाई ट्रीट करेंगे तो दिक्कत है ना दोस्तों, उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। अब देखिए उन्होंने बोला कि अगर अगर उन आपको जो है, ओके, यहाँ पे चाहिए कि जीएसटी मत लगे, है ना, जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो आप उसको जो आपका जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ओके, जहाँ पे वो ब्रांच ऑफिस है, उसको आप एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर डिक्लेयर कर देंगे तो उस केस में, ओके, यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों एप्लीकेशन जीएसटी का और इसको सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है,
Raghubir Fabrics transfer 1,000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Kanpur so that the same can be sold from there. It has taken one registration in the state of Uttar Pradesh declaring the Lucknow factory as an principal place of business and Kanpur showroom as an additional place of business. समझ में आई दोस्तों? Since no consideration is charged, supply of goods from factory to retail showroom in the same state and a single registration do not constitute the supply. समझ में आई मेरी बात? अगर आपने जो है ओके सेम स्टेट में है ना, आपने उसको अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है दोस्तों, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अगर आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, देखो पर्पस सिर्फ वही है, क्रेडिट का फ्लो को कायम रखना। अब जैसे मान लो आपने, अगर ये कंसेप्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो क्या होता, आप छत्तीसगढ़ में हैं और ये है मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ में कोई गुड्स जो है परचेज किया सब कुछ, ठीक है, 100 रुपए का, उसपे CGST लगा, उसपे SGST लगा, ठीक है, CGST आपका मान लीजिए 9 रुपए लगा और SGST 9 रुपए लगा, टोटल 118 रुपए लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है CG गवर्नमेंट, ठीक है, और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, CG गवर्नमेंट, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा बोलो स्टेट गवर्नमेंट, और ये है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका GST का एक शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है और एक शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, बराबर। अब आप क्या कर रहे हैं कि ये जो गुड्स परचेस किया उसको आपने MP में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया। अब दोस्तों इसका GST नंबर डिफरेंट है और इसका GST नंबर डिफरेंट है, क्योंकि अगर आपको दो स्टेट में बिजनेस करना है तो आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको दो GST नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब MP में आप इस गुड्स को सोल्ड करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलिए आपने, मैं मान के चलता हूँ कि 118 रुपए का गुड्स आपने भेजा था वहां पे, है ना, GST लगने के बाद में। तो सपोज अब आप जो है उसको मान लीजिए 150 रुपए में बेच रहे हैं, अब 150 रुपए में CGST लगेगा 9%। दोस्तों मैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अज्यूम कर रहा हूँ, 13 रुपए 50 पैसा, 13 रुपए 50 पैसा, ये आपका कितना हो गया, 177 रुपए। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, CGST और SGST, ठीक है। तो ये जो CGST का पोर्शन आप पेमेंट करेंगे 13 रुपए 50 पैसा, ठीक है, ये तो CGST से सेट ऑफ मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों सेंट्रल के पास जो रहता है, ये जो टैक्स है CGST का, इसका तो आप सेट ऑफ कर पा जाएंगे। सर कैसे कर पा जाएंगे, GST नंबर तो अलग है दोनों का, दोनों का GST नंबर तो अलग है सर, दोनों का GST नंबर तो अलग है। तो आप इस इनपुट को, आपको अवेलेबल नहीं होगा, आपको ये इनपुट अवेलेबल नहीं होगा, आपको जो 13 रुपए 50 पैसे की आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, इस आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए था, जो आपने टैक्स पे कर रखा है, लेकिन वो बोलेगी जी टैक्स तो आपने इस GST नंबर पे कर रखा है, तो इस GST नंबर पे आपको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब चूंकि आपकी ITC अवेल नहीं होगी, अब यहां से क्योंकि गुड्स जा चुका है और उसको ट्रांसफर नहीं माना गया है, तो मैं आपको ITC चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो उसका आपको ITC छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे चूंकि आप ITC को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से आपको जो है गुड्स के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। अल्टीमेटली दोस्तों GST का पर्पस खत्म हो गया, डिफीट हो गया। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि देखो इस टाइप का चीजें नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपने कहा तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे। अब दोस्तों सप्लाई मानने के कारण क्या होगा समझिएगा बात, अब जब CG से MP जाएगा तो लगेगा IGST, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का माल है, इसके ऊपर 18% IGST लगेगा, अगर मान लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे भी ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि दे आर द रिलेटेड पर्सन, है ना, या डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। चलिए 18 रुपए का GST है IGST, अब 18 रुपए IGST CG गवर्नमेंट यहाँ पर जो है अपना क्रेडिट देगी। ये IGST के अगेंस्ट में आपको मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टॉपिक में, ये 9 रुपए पहले CGST सेट ऑफ हो जाएगा,
फिर 9 रुपए जो है तुम्हारा SGST भी सेट ऑफ हो जाएगा, पूरा 18 रुपए सेट ऑफ हो गया। अब जो गवर्नमेंट होगी वही 18 रुपए उठा के MP गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, जब ये इसको सेल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13.5 रुपीज CGST और 13 रुपए 50 पैसा SGST अगर वहां लोकल सेल होंगे। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट इनके पास है वो है IGST का 18 रुपए। ये सेट ऑफ हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट पेबल होगा मात्र गवर्नमेंट को। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? सॉरी, ये आपका पेमेंट करना है ना इसको आपको। ठीक है, 13.5 प्लस 13.5 माइनस 18, दैट इज 9 रुपए आप पेमेंट कर देंगे। तो इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी दोस्तों। देखो, पर्पस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। पर्पस जो है, ओके, ट्रांसपेरेंसी है ना, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये सब चीजें लाना है दोस्तों। इसी कारण ऐसा नियम गवर्नमेंट ने बना रखा है। एनी डाउट ऑन दिस? सो अगर मैं समरी बोलूं, अगर मैं आपको एक समरी बोलूं कि करना क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने, ओके, सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन, देखो अगर आपने, सबसे पहली बात तो बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC हैज बीन अवेल्ड ऑफ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रांसफर करोगे तो GST लगेगा। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके। तो लेकिन उसमें हमने फिर डिस्कस किया था, अगर सेम स्टेट में दो प्रीमाइसेस होंगे तो उसको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा। क्यों? अगर आपने उसको एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है। फिर हमने लॉजिक्स पे डिस्कशन किया था कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा लॉजिक, ऐसा क्यों बना रखा है सिस्टम, कि भाई मतलब उसको काहे को सप्लाई ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ITC ब्लॉक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने ये 2 पॉइंट पे डिस्कशन किया, दैट इज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC हैज बीन टेकन ऑफ एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, चलिए, इस नोट्स का लिंक आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। मैं आपको एक आज नया टॉपिक भी ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसकी एक आगे फर्दर कंटिन्यूस नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हमने कहा था, ठीक है, हमने ना वहां पे एक वर्ड बोला था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर कोई गुड्स ट्रांसफर होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पर्सन माना जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई गुड्स देगा तो उस केस में भी दोस्तों उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय in terms of related person, the employer and employee are related, but as per schedule 3 they are outside the scope of GST. ठीक है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी सर्विसेज देता है, सॉरी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज देता है, ओके, उसको GST के एम्बिट से बाहर रखा गया है, क्योंकि शेड्यूल 3 हमने अब पढ़ने वाले हैं। शेड्यूल 3 में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ चीजों को हम लोग ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। लेकिन बोला गिफ्ट अगर देता है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, तो अगर 50,000 से ज्यादा का होगा तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने बोला व्हाट कंस्टिट्यूट गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच आर गिवन वॉलंटरली। परक्यूजिट्स दोस्तों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्यूजिट्स भी देता है तो उसको भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST रखा गया है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी देता है, ओके, उसके ऊपर GST नहीं आएगा दोस्तों। Any doubt on this? Next, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल और एजेंट, एजेंट इज एन ऑथराइज्ड पर्सन टू कंक्लूड द ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। Any transfer of goods by principal to agent or agent to principal would constitute the supply whether or not there is a consideration. In case of service, the consideration must so as to constitute the supply. देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा नीचे में, उसमें एक बीच में प्रिंसिपल और मल्टीपल एजेंट्स उसके।
तो उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को दे रखा है या एजेंट ने प्रिंसिपल को कोई गुड्स ट्रांसफर किया होगा तो उस केस में उसको भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ पर डिपार्टमेंट के आए। डिसाइडिंग वेदर प्रिंसिपल एजेंट फॉल अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। दोस्तों यहाँ पर बोला कि अगर एजेंट ओके फर्दर सप्लाई का इनवॉइस, देखो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के एजेंट हैं और मिस्टर ए जो इनवॉइस इशू करते होंगे ओके फर्दर सप्लाई का अगर इनवॉइस मिस्टर ए अपने नाम पे इशू कर रहे होंगे तो उस केस में उसको एजेंट माना जाएगा। देखो सबसे पहले डिसाइड करना है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है या नहीं। अगर एजेंट इशू करता होगा, इनवॉइस इशू करता होगा, इन हिज नेम वुड बी कवर्ड बाय पैरा 3। इफ एजेंट इशू द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल वुड बी कवर्ड बाय दिस पैरा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आएगा या नहीं आएगा ओके वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, दैट इज अगर एजेंट फर्दर सप्लाई का इनवॉइस अपने नाम पे इशू करता होगा तो उस केस में उसको पैरा 3 माना जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने हीरो होंडा की फ्रेंचाइजी ले रखी है। अब अगर हीरो होंडा की उसने फ्रेंचाइजी ले रखी है तो जब बिलिंग करता है, आपने जब शोरूम में गाड़ी परचेस करने जाएंगे तो जो बिलिंग होता है वो अपने नाम पे करता है, तो उस केस में उसको ट्रू प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप माना जाएगा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? देखिए, इफ एजेंट प्रोक्यूर द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, देन इफ एजेंट टेक्स इनवॉइस इन हिज नेम देन इट वुड बी इन पैरा नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल, अनमोल अपॉइंट भोलू टू प्रोक्यूर सर्टेन गुड्स। दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या, देखो कंसेप्ट ये है कि प्रिंसिपल अगर एजेंट को कोई सामान या एजेंट प्रिंसिपल को कोई सामान देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेच देता है, तो उस केस में भी उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। अब हम यहाँ एग्जांपल्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि कब कब उसको पैरा 3 शेड्यूल 1 में कवर किया जाएगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट को भी यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा सप्लाई। देखो, अनमोल ने भोलू को अपॉइंट किया टू प्रोक्यूर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अनमोल ने भोलू को अपना एजेंट अपॉइंट किया कि आपको मार्केट से मेरे बिहाफ में कुछ गुड्स परचेस करना है। भोलू आइडेंटिफाइड वेरियस सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द गुड्स एज डिजायर्ड बाय अनमोल। भोलू क्या करता है, बहुत सारे सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करता है एज डिजायर्ड बाय अनमोल and asks the supplier Golu to send the goods and to issue the invoice directly to Anmol. In this scenario, Bholu is only acting as a procurement agent and has no way involved himself in the supply of receipt of goods. Hence, in accordance with the provision of this act, Bholu is not the agent of Anmol for supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. दोस्तों तो इसलिए मिस्टर अनमोल को यहाँ पर अनमोल भोलू आपस में प्रिंसिपल एजेंट नहीं ट्रीट किए जाएंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एजेंट को अपने नाम पे इनवॉइस इशू करना है या जब परचेस करेगा तो अपने नाम पे परचेस करना है। दोस्तों अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कब प्रूव होगा, अगर एजेंट जो है गुड्स को अपने नाम पे प्रोक्यूर करेगा और अपने नाम पे उसका इनवॉइसिंग करेगा, तो उस केस में उसको पैरा 3 शेड्यूल 1 में कवर किया जाएगा। देखिए, मानी बैंक, अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स मदर ऑक्शनियर टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स। जो मानी बैंक था, उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट कर रखा है कि आपको कुछ गुड्स का ऑक्शन करना है। ऑक्शनियर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर्स, द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडिंग बाय द मनी बैंक। द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इशूड बाय मनी बैंक टू द सक्सेसफुल बिडर। बताइए, इन दिस केस इट वुड नॉट बी कॉल्ड एज द प्रिंसिपल। इन दिस सिनेरियो the auctioneer is merely providing the auctioneering services with no role played in supply of goods. Even in this scenario, Mandar is not an agent of Money Bank for the supply of goods in terms of para 3 of schedule 1. समझ में आई मेरी बात? एक और एग्जाम्पल, गौतम, an artist appoint Gambhir auctioneer to auction his painting. Gambhir arranges for the auction and identified the potential bidders. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder.
द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग इशूड बाय गंभीर। गंभीर कौन है दोस्तों? एजेंट है यहाँ पर। ओके देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बोला गया ट्रू 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 प्रिंसिपल एंड एजेंट, ट्रू प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। ट्रू प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है। अगर एजेंट जो है, ओके यहाँ पे एजेंट अगर अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रिस्क भी उसका ही है ना, तो उस केस में उसको ऑथराइज एजेंट ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गौतम ने गंभीर को एक आर्टिस्ट अपॉइंट कर रखा है और यहाँ पर गंभीर अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, अपने लेटर हेड पे इनवॉइस इशू कर रहा है। इस कारण गौतम और गंभीर को आपस में प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप ट्रीट किया जाएगा। But in his own name and painting is delivered to successfully. In this scenario, Gambhir is not merely providing the auctioneering services, but is also supplying the painting on behalf of Gautam to the bidder and has authority to transfer the title of painting on behalf of the Gautam. This scenario is covered under para 3 of schedule 1. चलिए नेक्स्ट। A clearing and forwarding agent or a commission agent take possession of the goods from the principal and issue the invoice in his own name. क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, कमीशन एजेंट ने गुड्स का पोजीशन लिया प्रिंसिपल से और इनवॉइस इशू किया खुद के नाम पे। इन दिस केस क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कमीशन एजेंट इज एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज इमैटेरियल इन सच सिचुएशन। तो दोस्तों ये चीज समझ लीजिए कि अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप प्रूफ करना है तो फर्दर सप्लाई का जो इनवॉइस होगा एजेंट को, ओके, और गुड्स प्रोक्यूरमेंट करने का इनवॉइस होगा, ओके, वो एजेंट को अपने नाम पे लेगा, तभी उसको प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप ट्रीट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। रवि सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ कवि हु इज अ कमीशन एजेंट एज पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट ऑफ स्टेट। Kavi identifies the buyer and seller the agricultural produce on behalf of Ravi, for which he charges a commission from Ravi. As per APMC Act, the commission agent is a person who buy or sell the agricultural produce on behalf of the principal and facilitate buying and selling of agricultural produce on behalf by way of remuneration percentage involved in the transaction. In this case, where the invoice is issued by Kavi to the buyer, then he is an agent covered under para 3 of schedule 1. However, in this case, invoice is issued directly by Ravi to the buyer. The commission agent Kavi do not fall under the category of agent as defined under para number 3. दोस्तों एक चीज एकदम क्लियरिटी समझ लीजिए, अगर एजेंट खुद का इनवॉइस इशू करता होगा तो उस केस में ओके यहाँ पर उसको एजेंट ट्रीट किया जाएगा, और अगर खुद के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता होगा तो उस केस में उसको एजेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, कुछ डेल क्रेडर एजेंट्स के ऊपर में कुछ उन्होंने क्या है, डिपार्टमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन इशू कर रखे हैं। दोस्तों डेल क्रेडेंट क्या होता है, डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? डेल क्रेडर एजेंट अंडरटेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बाय द प्रिंसिपल एट द रेट हायर कमीशन। दोस्तों क्या होता है, कई बार प्रिंसिपल अपने एजेंट के थ्रू जो सामान बेचते हैं, तो एजेंट जो है कुछ भी चीज ट्रांजैक्शन कंक्लूड करते हैं, ओके, और अगर कोई सामान क्रेडिट पे सेल आउट करते हैं तो उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन का जो रिस्क होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर होता है। सपोज अगर आप मेरे प्रिंसिपल हो, आपने मुझे कुछ गुड्स भेज रखा है और मैंने उस गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे किसी एक्स आदमी को भेजा, तो अगर एक्स आदमी उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिपेमेंट नहीं करेगा तो जो डिफॉल्ट का रिस्क होगा, बैड डेट्स का रिस्क होगा, वो किसका होगा? वो प्रिंसिपल का होगा। अब प्रिंसिपल को ये चाहिए कि मुझे ना बैड डेट्स का रिस्क नहीं चाहिए, मुझे एश्योरिटी चाहिए पेमेंट का, तो वो क्या करता है, अपने एजेंट को एक सर्टेन कमीशन से ज्यादा कमीशन देता है और बोलता है कि इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो तू अंडरटेक करेगा। समटाइम्स दिस एजेंट ऑल्सो गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू कस्टमर फॉर पेइंग देयर डेट एट एग्रीड रेट। देखो क्या होता है कि अब डेल क्रेडर एजेंट को नॉर्मल जो कमीशन सेल करने का मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है, साथ में उसको जो है ओके गारंटी जो कर रहा है, क्रेडिट की गारंटी कर रहा है, उसका अलग से 10-20% कमीशन मिलता है। दोस्तों ये वो होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो डेल क्रेडर एजेंट्स होते हैं, इन लोग क्या करते हैं कि इनका काम होता है कि भाई उधारी जो सामान बेचा गया है, क्रेडिट पे जो सामान सेल आउट हुआ है, वो पैसा डूबे मत, ओके,
वो पैसा बराबर आ जाए, ये उनका काम होता है इंश्योर कराना, उसके बदले में इनको कमीशन मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, समटाइम्स जो ओके कंज्यूम कस्टमर्स होते हैं जिनको इन्होंने सामान बेच रखा होगा, ये उनको शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई मैं अभी तेरे को दे देता हूँ, तू प्रिंसिपल का पेमेंट को पहले कर दे। समझ में आई? चलिए अब देखिए क्लैरिफिकेशन आया उसका डिपार्टमेंट का इसके ऊपर में, उन्होंने क्या बोला देखिए, इफ इनवॉइस इशूड बाय डेल क्रेडर कमीशन इन इट्स हिमसेल्फ, अगर इनवॉइस जो होगा ओके सप्लाई का जो गुड्स का जो सप्लाई हुआ है उसका इनवॉइस अगर डेल क्रेडर एजेंट खुद के नाम पे इशू करता होगा तो वो पैरा 3 शेड्यूल 1 में आएगा। देखो वही बात दोस्तों, घुमा घुमा के वही चीजें वापस से आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर इनवॉइस जो है ओके खुद के नाम पे इशू किया होगा तो उस केस में उसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ट्रीट किया जाएगा। नाउ अब क्लैरिफिकेशन नंबर 2। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल का पेमेंट को अरेंज करने के लिए इन लोग आपस में कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स भी अलाउ करते हैं, ठीक है। कस्टमर्स को बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को अभी पैसा दे देता हूँ, तो प्रिंसिपल का पैसा दे दे, बाद में मेरे को दे दियो, उसके बदले मुझे इतना इंटरेस्ट रेट दे देना। समझ में आई मेरी बात? मान लीजिए ये कस्टमर था, ये कस्टमर है, इसको इसका पैसा देना है, मिस्टर ए का पैसा चुकाना है, ठीक है। और ये तुम एजेंट है, तो एजेंट ने क्या बोला कस्टमर को, देख मैं तेरे को 50K दे देता हूँ, मुझे तू 1K का उसमें इंटरेस्ट दे देना, और ये पैसा तू अभी तुरंत मिस्टर ए जो कि मेन प्रिंसिपल है उनको पेमेंट कर दे। समझ में आई मेरी बात? तो क्वेश्चन ये आता है कि सर देखिए एजेंट को जो सप्लाई किया होगा उसका तो समझ में आ गया मेरे को, ठीक है, उसका तो समझ में आ गया कि अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करेगा तो उस केस में ओके यहाँ पे उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इफ डेल क्रेडर कमीशन, अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, अब अगर डेल क्रेडर एजेंट डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ, अगर जो है डेल क्रेडर एजेंट जो है ओके पैरा 3 शेड्यूल 1 के एम्बिट में नहीं आता हो, इसका मतलब देखो अभी देखो डिस्कशन किस पॉइंट पर हो रहा है, डिस्कशन ही इस पॉइंट पे हो रहा है कि देखो डेल क्रेडर एजेंट अपॉइंट कर रखा है, अगर वो इनवॉइस खुद के नाम पे इशू करता होगा, अगर वो इनवॉइस खुद के नाम पे इशू करता होगा तो क्या होगा, अगर देखो जो इंटरेस्ट कमाया एजेंट ने, जो इंटरेस्ट कमाया उसका बिलिंग कैसे होगा, उसका 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 ट्रीटमेंट क्या होगा टैक्स का, अपने को उस पर डिस्कशन करना है। देखिए उन्होंने बोला इफ डेल क्रेडर एजेंट डू नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, अगर जो डेल क्रेडर एजेंट है ओके अगर डेल क्रेडर एजेंट जो है वो पैरा 3 शेड्यूल 1 में नहीं आता हो, इसका मतलब वो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप में नहीं आता हो, then interest charged by del creditor agent on loans from customer would not be included in the value of supply। तो समझ में आई मेरी बात दोस्तों? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? उन्होंने बोला कि अगर वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो एजेंट अगर कस्टमर से कोई इंटरेस्ट अर्न किया होगा ओके तो उसके ऊपर भी उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला इफ द एजेंट डेल क्रेडिटर एजेंट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैरा 3 then the interest value shall be added to the value of supply of goods bill is equal to commission plus interest। अगर आपका वो ट्रू एजेंट है तो एजेंट ने जो भी बिजनेस किया उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस केस में वैल्यू सप्लाईज होगा उसमें उस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी ऐड किया जाएगा। एनी डाउट ऑन दिस दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस रिलेटेड टू बिजनेस वुड बी सप्लाई वेदर कंसिडरेशन इज देयर और नॉट। हमने कहा कि देखो ये मैंने एक चार्ट भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रखा है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज अगर विथ कंसिडरेशन होगा तो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन होगा तो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा ओके तो उसको सप्लाई माना जाएगा, अदर केस में नॉट अ सप्लाई। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात दोस्तों? समझ में आई मेरी बात? उन्होंने बोला कि अगर आपने फॉरेन कंट्री से कोई अपने रिलेटेड पार्टी से सर्विसेज ले रखा है तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, भले वो ओके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब कुछ क्लैरिफिकेशन डिस्कस करना है। फ्री गिफ्ट और सैंपल गिवन फॉर सेल्स प्रमोशन वुड नॉट बी क्वालिफाई द सप्लाई, नो कंसिडरेशन चार्ज। दोस्तों सेल्स प्रमोशन होता है तो आपको फ्री में गुड्स, ठीक है,
जैसे अगर कोई कोलगेट की कंपनी आती है तो बच्चों को फ्री में कोलगेट ब्रश वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वो तो प्रमोशंस की एक्टिविटी है। देखिए, जुमरो एसोसिएट रिसीव लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हिज हेड ऑफिस इन हेड ऑफिस। दोस्तों, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। हेड ऑफिस, अगर उसने रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया होगा तो उस केस में ओके उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। तो जुमरो एसोसिएट रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम हिज हेड ऑफिस इन मलेशिया। द हेड ऑफिस rendered such consultancy free of cost to its branch office. Since Jumro Associate and head office are related person, services received by Jumro Associate will qualify the supply even though head office would not charge anything from it. Next, Chamak, a proprietor registered in Delhi, has sought architect services from his son. Son and person is a related person, family की definition में आता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हाउस इन दिल्ली। दोस्तों, ये पर्सनल नेचर की सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से लिया होगा तो उसको जो है सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा। ऑल्दो सर्विसेज हैज बीन रिसीव्ड बाय चमक विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन रिलेटेड पर्सन येट विल नॉट क्वालिफाई द सप्लाई सिंस द सेम हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं, बाई वन गेट वन फ्री, फ्री सैंपल्स, इनको सप्लाई नहीं माना जाता दोस्तों, दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। देखो, अब एक हमने सप्लाई की डेफिनेशन में एक चीज और पढ़ रखा था, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बिटवीन द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर। मान लीजिए कोई क्लब है, ठीक है, और क्लब और उनके मेंबर को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है दोस्तों। अगर अगर कोई क्लब जो है अपने मेंबर के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और उसके बदले में कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है तो उस पर जीएसटी आएगा दोस्तों। समझ में आई मेरी बात? उस पर जीएसटी आएगा, उस पर जीएसटी आएगा। समझ में आई दोस्तों? चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया है, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाई एयर कंडीशनर टू इट्स मेंबर एट कंसेशनल प्राइस। जो रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन था संस्कृति सोसाइटी का, मतलब मान लीजिए सोसाइटी का हो सकता है कोई कॉमन बिजनेस होगा, है ना, उन्होंने कंसेशनल रेट पे एसी सप्लाई कर रखे हैं अपने मेंबर को, तो दोस्तों ये इस पे जीएसटी आएगा, इसको सप्लाई माना जाएगा। भले कंसेशनल रेट पे दिया होगा बट इट विल बी कॉल्ड सप्लाई। समझ में आई मेरी बात? A residents welfare association collect maintenance from its member for a price. However, in both case aforesaid example, it shall be deemed that residents welfare association and its member are two separate persons, and it shall be deemed that supply is taken from the resident welfare association to its member. देखिए, अगर कोई क्लब, कोई सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है और उस एक्टिविटी के लिए कुछ कंसिडरेशन चार्ज करती है ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ सोसाइटी का मेंटेनेंस वगैरह आपसे कलेक्ट करते होंगे, कोई लोग सोसाइटी पे रहते होंगे, तो उस केस में दोस्तों जीएसटी आएगा। उसको उसको जो है ओके यहाँ पे सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन में हमने बहुत कंप्रेहेंसिव डिस्कशन किया जिसमें हमने शेड्यूल नंबर 1 पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। आज के क्लास में हमने पूरा सेक्शन 7(1) खत्म कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो एक बार आप फटाफट से मेरे नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से जो है ओके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज शेड्यूल नंबर 2। अगर कोई चीज सप्लाई क्वालिफाई कर गई है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, गिव अ थंब इम्प्रेशन टू माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना, एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, लिखिएगा डन सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।